नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का ख़ास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियाँ। अखबारों की सुर्खियों में हम उन हेडिंग्स पर चर्चा करते हैं जो अखबार में छपे हैं और ये देखते हैं कि ये हेडिंग क्यों बने, इनके पीछे की क्या स्थिति है, पीछे की बात क्या है जो इनको हेडिंग बनाना पड़ा। आज हम इस अखबारों की सुर्खियों को शुरू करने से पहले आपको अपने गेस्ट से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। विधानसभा में आदिवासी दिवस पर सदन में कल बहुत हंगामा हुआ, ये खबर है। और इसमें भी एक पार्ट और जुड़ गया कि कांग्रेस की तरफ से रामेश्वर शर्मा जी ने बंटाढार और नक्सलवाद शब्द को जो है जो बाहर किया गया था उसको जोड़ने की मांग की। वहीं नहीं, बीजेपी की ओर से मांग की हुई है और कांग्रेस की ओर से रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक हैं। हाँ, रामेश्वर शर्मा जी ने मांग की है और बीजेपी की ओर से कांग्रेस की ओर से जो है मामू शब्द जो है जोड़ने की मांग की। तो इसको आप खबर को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आदिवासी की जो मूल समस्या है उसकी तरफ तो राजनीति का ध्यान है ही नहीं। आदिवासी शब्द को अपभ्रंश करने और उसको अपने मन में आज अर्थ निकालने के काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कर रही है। ना तो भंटाधार कोई आदिवासियों का शब्द है, ना मामू कोई आदिवासियों का शब्द है, ना तो आदिवासी किसी हल्बी में, कोष्टी में, भीली में कहीं इस तरह के शब्द नहीं पाए जाते हैं। ये सारे शब्द जो है शहर में प्रचलित शब्द हैं और मामू तो किसी अन्य भाषा से दिया गया, हिंदी में आया आयातित शब्द है। बंटाधार भी ठीक इसी तरह से किसी अन्य भाषा से आया हुआ शब्द है। राजेंद्र जी, जरा आपकी इसमें इको गूंज रही है जी। कार्यक्रम में इको गूंज रही है। इको, आपकी आवाज थोड़ा ठीक करवाइए। मेरी आवाज आपको ठीक से नहीं आ रही है? नहीं, आपकी आवाज तो ठीक से आ रही है। मैं बोल रहा हूँ और आप जो बोल रहे हैं उसकी इको गूंज रही है, 2-3 बार रिपीट हो रही है। मुझे आपकी आवाज आ रही है राकेश जी? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरे को भी आपकी आवाज आ रही होगी, लेकिन आपकी और मेरी आवाज के ठीक पीछे 2-3 बार इको गूंजती है। अपनी आवाज फिर से उसको सुधार रहे हैं। आप तो ये बताइए, आदिवासी दिवस पर जो सदन में हंगामा हुआ है अनुचित है, पूरी तरह से अनुचित है, गैर कानूनी है। जो परसों उन्होंने विधानसभा में असंसदीय शब्दों की जो पुस्तिका ली है उसकी तरह से ये पूरी प्रक्रिया असंसदीय थी कल। जी जी। सरकार का ये कहना है, अभी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि 19 नवंबर को हम जो है ये आदिवासी जनजाति दिवस मनाएंगे। और कमलनाथ जी अड़े हुए थे, विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ था कि जो है आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया जाए। और उनका ये कहना है कि आदिवासियों का जो है इसमें अपमान हुआ है क्योंकि ये अवकाश घोषित नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो मध्य प्रदेश की कार्य संस्कृति है उसमें वैसे ही देश में सबसे ज्यादा अवकाश है। किसी एक अन्य अवकाश घोषित करने की बजाय आदिवासियों का जनजीवन उन्नत बनाने के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर उस तरफ तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप आदिवासी प्रशिक्षण संस्थान की स्थिति देख लीजिए, जो यहाँ IAS और IPS की तैयारी कराते हैं, उनका प्रोग्राम, उनका प्रतिशत बहुत कम निकला है कार्यक्रम में। जी जी। तो जो उनके समाज के जो संबंध हैं आदिवासी के और आदिवासी जनजाति के सामान्य जाति के लोगों से संबंध
ठीक से किस प्रकार से स्थापित हो, उनको उन्नयन के प्रयास हो, ये काम राजनीति का है। राजनीति का ये काम नहीं है कि इसकी दिन की छुट्टी घोषित कर दें या उस दिन की छुट्टी हटा दें। वो यही रहा है पूरे देश में कि कांग्रेस ने जो दिवस शुरू किए उन्हें भाजपा हटाती है, भाजपा जो शुरू करती है उसे कांग्रेस कंडेम करती है। इस तरह देश का कल्याण नहीं हो सकता, प्रदेश का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जहाँ हमारे 48% से ज्यादा आदिवासी भाई रहते हैं। जी जी, चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये ओलंपिक से लौटे हुए जो खिलाड़ियों का दिल्ली में सम्मान किया गया है और ये सम्मान जो है पूरे देश का सम्मान है। एक तरह से खिलाड़ियों ने ये कहा है कि हमारे ये जो मेडल्स हैं ये हमारे नहीं हैं, पूरे देश के हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? खिलाड़ियों की भावना बहुत उदात्त है, वो देश को सरमोड़ रखकर सिर पर रख के चलना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में देश खिलाड़ियों के लिए क्या करता है ये सोचने का विषय है। मैंने 3 दिन पहले अपने कॉलम में प्रतिदिन में इस विषय पर लिखा था कि जो हमारे कलाकार यहाँ से गए हैं, जो खिलाड़ी हमारे यहाँ से गए हैं, वो कितनी दुर्दशा के साथ वहां तक पहुंचे हैं। तो सरकार का काम सिर्फ जीतने के बाद पदक लेने वालों का सम्मान करना ही नहीं होना चाहिए, वो सारी सुविधाओं का विकास करना चाहिए जिससे अच्छे खिलाड़ी निकले। देश का एक राज्य गुजरात जिसके मॉडल की सब लोग बात करते हैं, वहां से तो एक भी खिलाड़ी नहीं निकलता, वहां से तो कोई एक भी सेना में नहीं जाता। कारण ये है कि हमारी सरकारें खेल के प्रति और युवाओं की भावनाओं के प्रति उदासीन है। मध्य प्रदेश से भी बताइए कौन गया है इस ओलंपिक खेल में? तो ये सारी स्थितियां सरकार को खाली गाल बजाने या स्वागत करके श्रेय लूटने का काम में नहीं होना चाहिए, जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। आज हम पदक तालिका में 37वें नंबर पर हैं, हमको गोल्ड सबसे आखिरी में मिला है। तो ये सारी विचार करना चाहिए और इसके लिए सरकार को नीति स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी अखिल भारतीय स्तर पर खेल की नीति क्या होगी और प्रदेश में खेल की नीति क्या होगी। बिल्कुल सही कहना आपका। अभी दुबे जी, हाई कोर्ट ने कहा है कि सांसदों, विधायकों आदि को जो दो तरफ से भत्ते मिल रहे हैं, दो तरफ से पेंशन मिल रही है, तो इस पर सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो जवाब मांगेगी ही। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो जवाब मांगेगी ही, क्योंकि दो तरफ से पेंशन लेना, एक पद पर रहते हुए दो पेंशन लेना, ये पूर्णतः अवैधानिक है। आज सांसद और विधायकों को जो सुविधाएं मिलती हैं विधायक रहने के साथ और विधायक रहने के बाद, वे एक आम आदमी से, सरकार अभी एक नया कानून ला रही है, केंद्र सरकार, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 50 साल में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर करने जा रही है। तो 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग फिर राजनीति में क्यों? प्रश्न ये है कि सरकार को मापदंड सबके समान रखना चाहिए और ये जो कोर्ट जो है निर्देश देगा उसके निर्देश का पालन करना चाहिए। कोर्ट पहले भी कई बार निर्देश दे चुका है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने ऑडिट कराना चाहिए, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को अपने एसेट के बारे में बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार सत्ता के साथ रहने वाले विधायक सांसद और प्रतिपक्ष में रहने वाले विधायक सांसद अपने हिसाब तक नहीं प्रस्तुत करते हैं। कई विधायकों के चुनाव के खर्च के हिसाब पेंडिंग है। कई लोग जो है वो चुनाव की घोषणा करते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। विधायक पेंशन और इन पर जो कार्रवाई करते हैं वे सारी कार्रवाई स्टेट एक्सचेकर से जाती है, जिसके लिए आप और हम टैक्स देते हैं। होना ये चाहिए कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बने हुए हैं उसी तरह इन शासकीय सेवकों के लिए भी नियम बनना चाहिए कि इन्हें क्या सुविधाएं विधायक रहते हुए मिलेंगी, क्या सुविधाएं सांसद रहते हुए मिलेंगे और क्या इनका जो है रिटायरमेंट के बाद में होगा। अभी स्थिति ये है कि एक चपरासी नियुक्त करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, लेकिन एक सांसद से लेकर मंत्री बनने तक कहीं किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं है। इनकी अर्हता निर्धारित होना चाहिए। हम विधानसभा और लोकसभा में मछली बाजार जैसा दृश्य देखते हैं, ये लोग उस तरह का काम करते हैं वहां जाकर जो अशोभनीय है। तो सबसे पहले विधायकों को, सांसदों को सुविधा लेने की बजाय अपने आचरण सुधारना चाहिए। मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि वो इस पर स्ट्रक्चर पास करे
ये लोग किस तरह का व्यवहार करें। आज संसद और विधानसभा का समय जी। अधिकांश शोर शराबे में डूब रहा है, विधेयक पास नहीं होते हैं, ऑर्डिनेंस नहीं आ पाते हैं। ये सारी स्थिति ये पॉलिटिकल लोग बनाते हैं और 5 साल तक मुकम्मल काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो है पेंशन का और वेतन का नियम ये है कि एक व्यक्ति को एक ही जगह से पेंशन मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को भी जो नौकरी करते हैं उनको पेंशन ही मिलती है और एक ही जगह से मिलती है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का नियम क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पेंशन के नियम तो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। बिल्कुल, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन कैसे मिलती है और कब मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो जीवन में कभी किसी प्रकार की शासकीय सेवा में रहा नहीं, लेकिन समाज का जो दृश्य देखता हूँ वो दृश्य ये है कि जो कर्मचारी 50 साल 58 साल तक सरकार की सेवा करता है उसकी पेंशन ये पॉलिटिकल लोग लटका के रखते हैं। बिल्कुल और अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए हाथ उठा लेते हैं विधानसभा में और संसद में और एक झटके में पेंशन बढ़वा देते हैं। आज कर्मचारियों की स्थिति ये है, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन मिल रही है उसमें उनका गुजारा नहीं होता है। कर्मचारियों की स्थिति दुखदायी होती जा रही है। सरकार महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाती पेंशनर्स का, और तो और अब सरकार ने पेंशन देना ही बंद कर रही है कुछ जगह पे। तो ये सारी चीज एक समान रूप से नियम बनना चाहिए और उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को इसमें स्वयं संज्ञान लेकर पेंशन के नियम निर्धारित करना चाहिए, विशेषकर शासकीय सेवकों। बिल्कुल सही कहा आपने। रवि अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका शो में स्वागत करता हूं। अवस्थी जी, ये जो सांसदों विधायकों को एक से अधिक पेंशन मिल रही है, हाईकोर्ट ने इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि ऐसी स्थिति क्यों है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या दरअसल दोहरी पेंशन व्यवस्था जो है कई न केवल सांसद विधायक बल्कि कई और अन्य जो लाभ के पद हैं, कई बार अभी लोकायुक्त मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लोकायुक्त संगठन में भी इस तरह की बात उठी थी कि दोहरी पेंशन क्यों दी जाए। इसके अलावा भी कुछ जैसे कि रिटायरमेंट के बाद जब वरिष्ठ अधिकारियों को किसी दूसरे निकाय में या संस्था में पदस्थ किया जाता है तो वहाँ भी वो दोहरी पेंशन का लाभ लेते हैं। तो इस तरह की जो विसंगतियां हैं उन्हें निश्चित तौर पर दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को दो अलग अलग पेंशन तो नहीं दी जा सकती ना। बिल्कुल। अब देखो सरकार इसका क्या जवाब देती है और हाईकोर्ट से इसका क्या निर्णय आता है, ये बाद में मालूम पड़ेगा। अवस्थी जी, आदिवासी दिवस पर विधानसभा में कल बहुत हंगामा हुआ है। तो अभी ये जनता का जो पैसा है, टैक्स का जो पैसा है, उसी से विधानसभा भी चलती है, सारी सरकार चलती है। तो इस प्रकार से मूल्यवान समय जो विधानसभा का बर्बाद हुआ है या होता है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं राजन जी बिल्कुल, दरअसल कल हालांकि पहला दिन था मानसून सत्र का और जैसी कि परंपरा है कि दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद जो है वो कार्रवाई स्थगित होती है पहले दिन। लेकिन हुआ ये कि कल जब सदन समवेत हुआ तो श्रद्धांजलि शुरू होते ही जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से बाला बच्चन है, इसके अलावा विजय लक्ष्मी साधो हैं, इन लोगों ने शुरुआत की और निरंतर ये अब गतिरोध बना रहा जब तक कि पूरा कार्रवाई चलती रही। तो ये एक अनुचित है। अध्यक्ष जी ने कल एक बात कही कि अगर आप सही बात भी गलत समय पर बोलेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो ये सदन का जो मकबूल समय है उसको किस तरह सदन के 4 दिन का सत्र है और उसका कैसा सदुपयोग किया जाना चाहिए, सदस्यों को सोचना चाहिए। खास करके विपक्षी दल केवल अगर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अगर इस सदन का इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में ये गलत परंपरा होगी। जी, कुछ शब्दों को लेकर भी टिप्पणियां हुई है। रामेश्वर शर्मा जी ने कहा कि बंटाढार और नक्सलवाद जो है वो शब्द जो आपने हटाए हैं वो जुड़ना चाहिए। तो उसी प्रकार से कांग्रेस की तरफ से भी ये बात आई कि मामू शब्द और भी शब्द 1-2 हैं वो जुड़ना चाहिए। तो ये
इसको आप फिर ये पुस्तिका छापने का मतलब क्या रह जाता है? यदि शब्द हटाना है और जोड़ना है तो वो पुस्तिका फिर छापी और फिर उन शब्दों को हटाने के बाद दोनों तरफ से आ रही है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए राजीव जी, दरअसल अध्यक्ष ने जो नवाचार करके जो प्रयास करा है कि विधानसभा की जो एक गरिमामय परंपरा है वो अनवरत बनी रहे और एक आदर्श स्वरूप जो है वो मध्य प्रदेश का दूसरे राज्यों के लिए प्रस्तुत हो। अगर अध्यक्ष ये प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सदस्यों को उसमें सहयोग करना चाहिए। आपको बंटाधार बोलना है या मामू बोलना है, आप सदन के बाहर खूब बोलिए ना, किसने रोका है। लेकिन केवल सदन के मंच का इस्तेमाल इस तरह के असंसदीय शब्दों के लिए अगर किया जाता है और अगर उस पर अध्यक्ष चाहते हैं कि इस तरह का वातावरण वहां पर निर्मित ना हो, क्योंकि देखिए उनकी ये शब्दावली लाने की एक वजह और भी है कि भाई इस तरह के शब्दों से उत्तेजना का वातावरण सदन में पैदा होता है और उसकी वजह से कार्रवाई में बाधाएं पैदा होती है। सदस्य जो है एक दूसरे से बेफिजूल की बातों पर उलझते हैं, इससे सदन का समय खराब होता है। तो उनका प्रयास यही है कि सार गर्भित चर्चा हो, इस तरह के निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करके अगर सदन का समय खराब करना है तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। आपको बंटाधार बोलना है, मामू बोलना है, पप्पू बोलना है, आप सदन के बाहर खूब बोलिए। कई राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उन पर मंच पर बोलिए, किसी ने किसी को रोका नहीं है इस बात के लिए। सही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बाढ़ जो आई है अभी शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर आदि इलाका जो बाढ़ से जलमग्न पूरा हो चुका है, तो उधर की स्थिति ये है कि 8 जिले जो हैं उनमें 29 लोगों की जान गई है और 3746 पशु जो है उनकी मौत हुई है। ये बाढ़ का जो है ये स्थिति में अभी ये रिपोर्ट सामने आई है। किस तरह से देखते हैं आप इस बाढ़ को और इसके बचाव कार्य को और जो लोगों को राहत दी जा रही है उसको? जी देखिए राजन जी, सरकार जो है इस मामले में पहले दिन से ही गंभीर है और संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी ने भी 2 बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। एक बार हवाई सर्वेक्षण करा, दूसरे दिन उन्होंने सड़क मार्ग से जाके लोगों के बीच उन्हें ढाढ़स बंधाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बस आप आंसू मत आने दीजिए, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुखिया के तौर पर जो मुख्यमंत्री कर सकते हैं वो कर रहे हैं और कल भी उन्होंने जो समीक्षा बैठक करी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक टास्क फोर्स का गठन करके जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है या जो राहत देने का काम है उसे हम करेंगे। कल उन्होंने इसकी बैठक भी ली और उसमें ये तमाम चीज़ें आई हैं कि प्राथमिक आंकलन के आधार पर जो नुकसान हुआ उसको लेकर भी चर्चा हुई है और उसमें किस तरह से उसकी भरपाई की जाए उस पर भी राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज जो अनुपूरक बजट पेश होने वाला है उसमें भी उसके लिए प्रावधान किया जाएगा कि किस तरह से इस एक बार फिर से वहाँ पर जनजीवन को सामान्य बनाया जा सके, जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें किस तरह बहाल की जा सके। हालांकि सरकार जो है लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। कल भी मुख्यमंत्री जी ने बैठक में बताया कि 150 से ज़्यादा गाँवों की बिजली व्यवस्था बहाल हो गई है। इसके अलावा लोगों को निरंतर राहत शिविरों में भोजन सामग्री पहुंचाई जा रही है। आधा कुंटल गेहूं हर प्रभावित परिवार को देने की बात कही गई। इसके अलावा 6,000 रुपये प्रति परिवार को ऐसे लोगों को जिनके मकान नष्ट हो गए, ढह गए हैं, उनको 6,000 रुपये तात्कालिक तौर पर सहायता के तौर पर दिए जा रहे हैं ताकि वो या तो किराए के मकान ले सकें या अपने मकानों का जो मरम्मत करा सके। तो सरकार जो है हर पहलू पर, इसके अलावा जिनके मकान ढहे उनको 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में देने की बात भी हो रही है। कल उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश भी किया है कि जो मनरेगा के तहत इसका कन्वर्जेशन करके और जो है प्रावधान किया जाए। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से कोई कमी इसमें नजर नहीं आ रही है अभी फिलहाल। दुबे जी, आप कैसे देखते हैं इस मसले को, बाढ़ वाले नुकसान मसले को? की भरपाई की बात तो कर रहे हैं, पर ये नुकसान किसकी वजह से हुआ उसकी जवाबदारी तो फिक्स करिए पहले। 8 बांध बने हुए बांध जो 2010 में बने थे वो अब 2021 में जमींदोज हो गए हैं। उससे लोग बाढ़ के कारण त्रस्त हैं। बाढ़ का एक कारण ऊपर से बरसात होना ही नहीं है। नदियों में जो अन्य राज्य में हमारे यहाँ से जल जाता है उसको रोकना और बड़े बड़े बांध बनाने की वजह मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनती है। तो सरकार को अपना ध्यान इस पर रखना चाहिए। नुकसान हो गया और आप पूर्ति हमारी जेब से कर रहे हैं, जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे इसके लिए। आज अभी जो बजट आने वाला है इसका मेरा मित्र भी जिक्र कर रहे थे, उस अनुपूरक अनुमान में जनता पर टैक्स लगाने की बात चल रही है।
अगर उसमें टैक्स लगा देंगे तो अभी आपने पहले जो हमारा नुकसान कर दिया करोड़ों का, जिसके लिए पूरी तरह राज्य शासन की मशीनरी जिम्मेवार है, उस पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। होना ये चाहिए कि बांध बनने के साथ उस बांध की एक आयु तय होना चाहिए कि इतने वर्ष के अंदर गिरेगा तो ठेकेदार पर, इतने समय में गिरेगा तो इंजीनियर पर कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई हो नहीं रही है क्योंकि उसमें सारी कुछ मिली भगत चलती है। कुल मिलाकर निरीह जनता है, उसकी जेब पर डाका डाल दीजिए और सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार जो है जनता पर फिक्स कर देती है, जो बेहद गलत है। होना ये चाहिए कि निर्माण कार्य जो होते हैं उनकी एक आयु सीमा होना चाहिए। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में अटल सड़क योजना बनाई थी, जिसमें हर सड़क के निर्माण के बाद 5 वर्ष का रख रखाव करना ठेकेदार की जिम्मेवारी थी। और यदि इस बीच में कोई सड़क को नुकसान होता था तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति सरकार को करना चाहिए। ये क्या है कि हमारा नुकसान हो गया, हमने फिर पब्लिक की जेब से निकाल दिया। ये तरीका ठीक नहीं है, ये राज्य करने का तरीका भी ठीक नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और उन सारे लोगों पर जिम्मेवारी फिक्स करना चाहिए, चाहे वो सब इंजीनियर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे विभाग का मंत्री हो, जिसकी वजह से जिस प्रदेश को नुकसान पहुंचा है उनकी संपत्तियों से इसकी भरपाई करना चाहिए। अवस्थी जी क्या कहेंगे आप दुबे जी की बात पर? नहीं, देखिए बिल्कुल मैं सहमत हूँ। दीर्घकालिक योजनाएं बना के और जो सबक हमें मिला है उसको देखते हुए कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, लोगों को परेशान ना होना पड़े। नदी जोड़ परियोजना का उन्होंने जिक्र करा। निश्चित तौर पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनकी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना थी और इसको गति देने की जरूरत है ताकि जो है भविष्य में इस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो। जहां तक जो बांध की बात वो कह रहा है, निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही मणिखेड़ा डैम के मामले में सामने आई है और कल सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की है। वहां के जो प्रभारी कार्यपालन यंत्री है उनको हटाया गया है, लेकिन ये तात्कालिक उपाय हैं। इनके अलावा जैसे दुबे जी ने कहा है कि भाई निश्चित तौर पर इसमें दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर हमें पूरे प्रदेश के बारे में इस बारे में चिंता करने की जरूरत है कि कहीं और इस तरह के हालात ना बने ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके। कानून जी बिल्कुल दीर्घकालिक योजना बना करके और इसमें विचार होना चाहिए था। आज के अखबारों की सुर्खियों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और दोनों हमारे मेहमान पत्रकार अवस्थी जी और दुबे जी को मैं धन्यवाद देता हूं और आप देखते रहिए साधना न्यूज़ का अगला कार्यक्रम। बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।